हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे लाइकेन्स के बारे में। तो लाइकेन एक सिम्बायोटिक एग्जाम्पल के रूप में हम इसको जानते हैं। लाइकेन एक क्यूरियस प्लांट का ऐसा समूह होता है, एक छोटा सा समूह होता है जिसमें फंगस और एल्गी दोनों मिल के एसोसिएशन के साथ, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ सरवाइव करते हैं। यह एल्गल और फंगस दोनों का एसोसिएशन प्रदर्शित करता है, मतलब इसमें एल्गी के भी कंपोनेंट होंगे और फंगस के भी कंपोनेंट होंगे। इनके जो एल्गल कंपोनेंट होते हैं उनको फाइकोबायोन्ट कहते हैं और जो फंगल कंपोनेंट्स होते हैं उनको माइकोबायोन्ट कहते हैं। अगर हम बात करें अहमद जियान के 1965 में इन्होंने लाइकेन के लिए कहा था कि एल्गी और फंगस के एसोसिएशन से बने ऐसे मार्फोलॉजिकल फॉर्म जिनमें दोनों कंपोनेंट उपस्थित हो, एल्गी और फंगस दोनों के, और दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट हो, तो इस तरीके के फॉर्म के लिए हम लाइकेन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा हमको कहा था अहमद जियान ने 1965 में। आगे इसके बारे में बात करें तो लाइकेन के अगर जनरल कैरेक्टर की बात करें तो हम लाइकेन में एल्गी और फंगस दोनों के कंपोनेंट होते हैं, हमने देखा। तो लाइकेन जो पहला जो इसका मेन कैरेक्टर होता है वो लाइकेन एल्गी और फंगस के एसोसिएशन से निर्मित एक कंपोजिट थैलाइड स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक संगठित थैलाब संरचना बोल सकते हैं इसको हम, जो दोनों के मिलने से, अकेले इसमें अगर एल्गल कंपोनेंट हो तो वो भी सरवाइव नहीं कर पाएगा, फंगल कंपोनेंट हो वो भी सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो दोनों के एसोसिएशन से कंपोजिट थैलाइड स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, जिससे ये संरचना बनती है जिसे हम लाइकेन कहते हैं। वही दूसरे अगर कैरेक्टर की बात करें तो एल्गल कंपोनेंट जो है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और फंगल जो कंपोनेंट होते हैं वो वाटर एब्जॉर्प्शन और रिटेंशन का कार्य करते हैं। तो वाटर जो एब्जॉर्प्शन का काम है वो कौन करता है यहाँ पे? फंगल कंपोनेंट जिसको माइकोबायोन्ट कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस का कार्य कौन करता है? एल्गल कंपोनेंट, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका निर्माण करता है। इस तरीके से दोनों एसोसिएशन प्रदर्शित करते हैं। मार्फोलॉजी के आधार पर अगर बात करें तो लाइकेन्स के जो थैलस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, क्रस्टोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन और फ्रूटिकोज लाइकेन। तो 3 तरह के लाइकेन जो है वो मार्फोलॉजी के आधार पर होते हैं। अगर इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये एसेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा होता है, जिसमें आइसीडियम, सिफेलोडियम और सोरिडियम जैसे एसेक्सुअल स्पोर्स जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो लाइकेन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो केवल फंगल कंपोनेंट के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एल्गल कंपोनेंट का कोई योगदान देखने को नहीं मिलता। मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है उसको हम कार्पोगोनियम कहते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्पर्मोगोनियम कहते हैं। और जब भी एग और मेल गेमिट का फ्यूजन होता है तो उससे जाइगोट बनता है और जाइगोट से फ्रूटिंग बॉडी जो कि प्लेट लाइक एपोथीसियम या पेरीथीसियम होता है उसका निर्माण करता है। तो इसमें फ्रूटिंग बॉडी पाई जाती है जो कि प्लेट लाइक एपोथीसियम या पेरीथीसियम होता है। इस एपोथीसियम में एस्कस होता है और एक एस्कस में 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं। ये एस्कोस्पोर्स एस्कस से बाहर आते हैं और जर्मिनेट करके फंगस का माइसीलियम बनाते हैं, जो एल्गी के संपर्क में आकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। तो ये कुछ प्रमुख जनरल कैरेक्टर हैं लाइकेन के। आगे इसके बारे में बात करें तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें एल्गी की तो ये कॉस्मोपॉलिटन होता है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब ये दुनिया के किसी भी हिस्से में पाया जा सकता है। लाइकेन के अंतर्गत लगभग 400 जीनस और 1600 स्पीसीज अभी तक ज्ञात हैं। लगभग 400 जीनस और 1600 स्पीसीज पाया कहाँ जाता है? तो ये प्राय जो पेड़ के जो मोटे पेड़ होते हैं, बड़े पेड़, ट्री जिसको बोलते हैं, उनके जो तने होते हैं बड़े, उनमें
लकड़ी के सूखे तनों में, चट्टानों में। तो ऐसे जो बियर्ड जगह होते हैं जहां पर सामान्य प्लांट का उगना संभव नहीं होता, ऐसे जगहों पे ये ग्रो करता है। इसका ग्रोथ बहुत धीरे धीरे होता है, ये इसकी खासियत होती है, इसलिए बियर्ड जगहों पे भी सरवाइव कर लेता है। आर्कटिक रीजन की बात करें जो कि पोलर क्षेत्र में होता है, वहां पे भी लाइकेंस पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है क्लेडोनिया रेंजिफेरा। भारत की अगर बात करें तो भारत में लाइकेन वेस्टर्न हिमालय में ज्यादातर पाया जाता है, और उन सभी क्षेत्रों में भारत के जहां 80 सेंटीमीटर से ज्यादा वार्षिक वर्षा होती है, उन सभी क्षेत्रों में सामान्य रूप से लाइकेन हमको देखने को मिलते हैं। अगर लाइकेन के कुछ महत्वपूर्ण स्पीसीज की बात करें तो एक तो है क्लेडोनिया एग्रीगाटा, ग्रैफिस डुप्लिकाटा, ग्रैफिस स्क्रिप्टा, गायरोफोरा साइलेंड्रिका, हिमेटोमा पंसियम और पेल्टिजेरा स्कूटाटा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं किसके अंतर्गत, जीनस और स्पीसीज हैं लाइकेन के अंतर्गत। आगे अगर इसके बारे में बात करें तो अब क्योंकि हमने इसमें कहा कि एल्गी और फंगस जो है वो एसोसिएशन में रहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलता है। तो जो एसोसिएशन में उपस्थित है फंगस और एल्गी, इन दोनों के बीच में किस तरह का एसोसिएशन होता है या उसकी जो एसोसिएशन की नेचर क्या होती है उसकी बात करते हैं। तो अगर इसके नेचर की बात करें तो लाइकेन में जो एल्गी के कंपोनेंट होते हैं, उन एल्गी के कंपोनेंट में मुख्य रूप से हमको क्लोरोफाइसी के मेंबर या मिक्जोफाइसी क्लास के जो मेंबर होते हैं वो देखने को मिलते हैं। वहीं अगर फंगल कंपोनेंट की बात करें तो इसमें बेसिडियोमाइसिटिज अथवा एस्कोमाइसिटिज क्लास के मेंबर देखने को मिलते हैं। मतलब लाइकेन जो होता है तो उसमें फंगल में केवल बेसिडियोमाइसिटिज और एस्कोमाइसिटिज के मेंबर देखने को मिलेंगे, और एल्गल जो कंपोनेंट होते हैं उनमें या तो क्लोरोफाइसी का मेंबर होगा या मिक्जोफाइसी का मेंबर। इसमें भी क्लोरोफाइसी के मेंबर ज्यादा होते हैं। उसी तरीके से फंगल में एस्कोमाइसिटिज के मेंबर ज्यादा देखने को मिलते हैं। उसी के बाद आगे बेसिडियोमाइसिटिज के फंगस की अगर बात करें तो लाइकेन के केवल 4 ही जीनस में बेसिडियोमाइसिटिज के फंगस पाए जाते हैं, शेष सभी में एस्कोमाइसिटिज के फंगस पाए जाते हैं। तो वही जिसकी बात कर रहे थे हम कि सब ज्यादा जो होता है वो एस्कोमाइसिटिज का मेंबर होता है। 75% लाइकेन में केवल क्लोरोफाइसी के मेंबर पाए जाते हैं जो एल्गी का प्रतिनिधित्व करते हैं। लाइकेन में एल्गी और फंगस के बीच सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलता है, जिसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एल्गी और फंगस दोनों के कंपोनेंट जो होते हैं वो समान रूप से लाभान्वित होते हैं। मतलब दोनों को बेनिफिट मिलता है, दोनों को फायदा होता है, इसलिए इसको हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। एल्गी जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल का सिंथेसिस करते हैं इस एसोसिएशन में, और हाई टेम्परेचर और डेसिकेशन से भी रक्षा करने का काम करते हैं। फंगस जो होते हैं वो वाटर और मिनरल उपलब्ध कराने का काम करते हैं एल्गी को, जिससे इन दोनों के बीच में जो एसोसिएशन है वो ठीक से काम करता है। तो एक उनको मिनरल और वाटर उपलब्ध कराता है, और दूसरा जो है वो उसको यूटिलाइज करके कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करता है, जिससे ये दोनों भोजन प्राप्त करते हैं। इसी बात में एक फ्रिक नाम के साइंटिस्ट है, 1913 में इन्होंने ये कहा था कि फंगस जो होते हैं एल्गी पर पूर्ण अथवा आंशिक रूप से पैरासिटिक होते हैं। तो फ्रिक का मानना है कि इसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन न होके एल्गी के कंपोनेंट को ज्यादा महत्व होता है, और फंगस जो होता है वो एल्गी के ऊपर आंशिक या पूर्ण रूप से पैरासिटिक के रूप में स्थित होता है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, तो इसके इन्होंने 2 कारण दिए। पहला कारण दिया इन्होंने कि फंगस में हॉस्टोरिया की उपस्थिति, इन्होंने देखा कि कुछ फंगल स्पीसीज में हॉस्टोरिया उपस्थित होती है, और हॉस्टोरिया की उपस्थिति जो है वो पैरासिटिक या एक तरीके से परजीवी का एग्जाम्पल हम मान सकते हैं, ऐसा फ्रिक का कहना है।
और दूसरा कारण इन्होंने दिया कि लाइगेन से अगर एल्गी को पृथक करने पर एल्गी तो सरवाइव कर लेता है, लेकिन फंगस जो है वो सरवाइव नहीं कर पाता है। तो ये दो कारण बताए थे फ्रिक ने, जिनके कारण उनका मानना है कि एल्गी और फंगस का जो एसोसिएशन है उसमें फंगस जो है एल्गी के ऊपर पूर्ण या आंशिक रूप से पैरासाइट के रूप में स्थित होता है। अब अगर क्लासिफिकेशन की बात करें एल्गी की, तो लाइकेन के क्लासिफिकेशन के लिए अभी तक कोई प्राकृतिक पद्धति ज्ञात नहीं हो पाई है। आईसीबीएन के अनुसार अगर बात करें तो आईसीबीएन जो है वो आईसीबीएन लाइकेन के क्लासिफिकेशन में एल्गल जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको कोई भी महत्व नहीं देता है। मतलब इसका पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन किस पे आधारित है, तो फंगल कंपोनेंट पर ही आधारित है। जेल ब्रूकनर नाम के साइंटिस्ट ने 1907 में फंगल कंपोनेंट और फ्रूटिंग बॉडी की संरचना के आधार पर इसको क्लासिफाइड किया था। तो इन्होंने दो समूह बनाए थे। पहला समूह बनाया एस्कोलाइकेन का और दूसरा समूह बनाया बेसिडियोलाइकेन का। एस्कोलाइकेन ऐसे लाइकेन होते हैं जिनमें फंगल कंपोनेंट एस्कोमाइसिटिज के मेंबर होते हैं, और ये एस्कोमाइसिटिज के मेंबर वाले जो लाइकेन होते हैं इनको हम एस्कोलाइकेन कहते हैं। इनकी फ्रूटिंग बॉडी की संरचना के आधार पर इनको दो प्रकारों में बांटा गया या दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। पहला है जिम्नोकार्पी और दूसरा है पाइरेनोकार्पी। जिम्नोकार्पी से डिस्कोलाइकेन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें फ्रूटिंग बॉडी जो होता है वो एपोथीसियम के रूप में होता है, और इसका एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है पार्मेलिया में। वहीं पाइरेनोकार्पी की अगर बात करें तो इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो पेरिथीसियम होती है, जो हमको देखने को मिलता है डर्मेटोकार्पोन में। तो ये इनका मानना है। वहीं अगर दूसरे ग्रुप की बात करें तो दूसरा ग्रुप है बेसिडियोलाइकेन। इसमें जो फंगल कंपोनेंट होते हैं वो बेसिडियोमाइसिटिज का मेंबर होता है, और इसके एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है कोरेला और डिक्टियोनीमा के रूप में। इसके बाद 1979 में एलेक्जोपोलस और मीन ने भी इनको क्लासिफाई किया। तो इन्होंने तीन ग्रुप बनाए लाइकेन के, तीन समूह में इनको विभाजित किया। पहला इन्होंने बताया बेसिडियोलाइकेन, दूसरा ड्यूटेरोलाइकेन और तीसरा बताया इन्होंने एस्कोलाइकेन के बारे में। तो ये तीन ग्रुप में एलेक्जोपोलस और मीम्स ने इनको क्लासिफाइड किया। अब अगर एक्सटर्नल मार्फोलॉजी की बात करें तो संरचना में दो चीजें होती है, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी और इंटरनल। तो एक्सटर्नल मार्फोलॉजी के आधार पर फंगस को तीन ग्रुप में या तीन समूह में बांटा गया है। कौन कौन से है? सबसे पहला समूह होता है क्रस्टोज लाइकेन का। इस प्रकार का जो लाइकेन होता है क्रस्टोज अर्थात जो पपड़ी की तरह किसी सतह पे पपड़ी की तरह जमा होता है, जैसे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पपड़ी की तरह किसी सरफेस के ऊपर ये चिपका हुआ है। तो ऐसे जो लाइकेन होते हैं, इस तरीके की संरचना के जो लाइकेन होते हैं जिसके थैलस पपड़ी या क्रस्ट की तरह होता है, जो किसी सतह से चिपका रहता है, उनको क्रस्टोज लाइकेन कहते हैं। और इनकी फ्रूटिंग बॉडी जो होती है थैलस की ऊपरी सतह पर पाया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें क्रस्टोज लाइकेन की तो एक ग्रेफिस होता है, लिकेनोरा होता है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो क्रस्टोज लाइकेन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो ग्रुप होता है वो है फोलिएज लाइकेन का। फोलिएज लाइकेन में जो होता है थैलस जो है लाइकेन की वो पत्तियों के समान होता है, लोब्ड, जैसे मार्केंसिया या रिक्सिया में हम थैलस देखते हैं। तो उस थैलस जो पत्ती की तरह आकृति होती है, उस तरह की जो संरचना होती है, ये कटावदार संरचना या जो लोब्ड संरचना, वो जो है फोलिएज लाइकेन में हमको देखने को मिलती है। इसकी निचली सतह पर मूलाभास निकलती है, राइजोइड्स की तरह जैसी संरचना, जिसे राइजोइड्स ना कह के राइजिन्स कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है पार्मेलिया और पेल्टिजेरा। तो ये फोलियोज के उदाहरण है। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है जैसे थैलस, रिक्सिया और मार्केंसिया का होता है, और ये भी सतह से नीचे राइजिन के माध्यम से चिपका रहता है। तीसरा जो प्रकार है वो है, तीसरा ग्रुप जो है एक्सटर्नल मार्फोलॉजी के आधार पर वो आता है फ्रूटिकोज लाइकेन। इनका जो थैलस है वो श्रब लाइक
ट्री के जैसे आकृति होती है जो कि बेलनाकार और शाखित होती है, और ये बेसल म्यूसिलेजिनस डिस्क की सहायता से किसी सबस्ट्रेट से चिपका रहता है। जैसे ये संरचनाएं दिख रही है प्लांट की तरह, ये श्रब झाड़ी की तरह संरचनाएं दिखाई दे रही है, और नीचे इसके जो है वो बेसल म्यूसिलेजिनस डिस्क होता है जिसके सहायता से उस सरफेस से चिपका हुआ रहता है, और ये उसकी संरचना इस तरीके से दिखाई देती है। तो ये तो एक्सटर्नल मार्फोलॉजी के आधार पर हो गया। अब अगर इंटरनल मार्फोलॉजी की बात करें तो थैलस का अगर सेक्शन काट के देखें हम लाइकेन के थैलस का, तो इसमें चार चीजें हमको देखने को मिलती है। एक तो कॉर्टेक्स का रीजन होता है, ये ऊपर में जो दिख रहा है वो कॉर्टेक्स का रीजन है, जिसमें मुख्य रूप से ऊपर के जो रीजन होते हैं उनको अपर कॉर्टेक्स कहते हैं, नीचे में जो कॉर्टेक्स के रीजन होते हैं उनको लोअर कॉर्टेक्स कहते हैं। अपर कॉर्टेक्स के ठीक नीचे में एल्गल सेल प्रेजेंट होते हैं इसकी संरचना में, और इस रीजन को फोटोबायोंट कहा जाता है, जहां पर एल्गी के सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, किसके साथ, फंगल माइसिलियम के साथ। और उसके बाद उसके ठीक नीचे का रीजन होता है जहां पर लूजली अरेंज्ड होते हैं माइसिलियम, यहाँ पर पूरे फंगल के जो कंपोनेंट है वो होते हैं, और यहाँ पर कुछ एयर स्पेस भी प्रेजेंट होते हैं। तो इस रीजन को मेड्यूला कहा जाता है जो ठीक प्रोटोबायोंट के नीचे होता है। और अपर कॉर्टेक्स की तरह नीचे में भी कॉर्टेक्स का एक रीजन होता है जिसे लोअर कॉर्टेक्स कहते हैं, और इसी लोअर कॉर्टेक्स से राइजिन्स का डेवलपमेंट होता है जिससे ये किसी सबस्ट्रेट या सरफेस से चिपकने में मदद करता है। तो यह है इंटरनल मार्फोलॉजी ऑफ लाइकेन। इसके बाद अगर रिप्रोडक्शन की बात करें लाइकेन में, तो दो तरह के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विभिन्न प्रकार से होते हैं, जिसमें प्रमुख है, सबसे पहला है बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन दो तरीके से, फ्रेगमेंटेशन या तो एक्सीडेंटल लाइकेन का जो थैलस है वो ब्रेक हो जाए, या जो पुराने थैलस है उनमें कुछ पार्ट की डेथ हो जाए या उनमें सड़ जाए या गल जाए। तो पुराने जो थैलस है उनमें अगर इस तरीके की घटना हो तो जो बचे हुए थैलस है वो जर्मिनेट करके नया, या फिर एक्सीडेंटली ब्रेक हुए जो थैलस है वो फिर से जर्मिनेट करके नया लाइकेन का पूरा कंप्लीट थैलस बना लेता है। इसके लिए सबसे जो आवश्यक चीज है वो ये है कि इसके लिए जो फ्रेगमेंट हुआ है मुख्य थैलस से उसमें एल्गी और फंगस दोनों का कंपोनेंट होना आवश्यक है। यदि उसमें एल्गी और फंगस दोनों का कंपोनेंट नहीं होगा तो यहाँ पर हमको ये देखने को, दूसरा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है वो है सोरिडियम के द्वारा। सोरिडियम जो है थैलस की ऊपरी सतह पर छोटी छोटी बड या सोरिडिया का फॉर्मेशन करता है, जो एक बर्ड की जैसी संरचना दिखाई देती है। इस सोरिडिया के जो स्पोर होते हैं सोरिडियम कहते हैं, जिसमें सोरिडिया पाया जाता है। ये सोरिडिया बाहर आते हैं, बाहर आके ये जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट करके माइसिलियम और फिर से एल्गिल कंपोनेंट के साथ ये नया लाइकेन का थैलस बना लेते हैं। तीसरा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है वो है सिफेलोडियम के द्वारा। ये एक वार्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि थैलस के बाह्य या आंतरिक दोनों ही जगहों पर विकसित हो सकता है। सिफेलोडियम में जो पाए जाने वाले एल्गल और फंगल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो लाइकेन, मुख्य लाइकेन की में उपस्थित जो एल्गल और फंगल कंपोनेंट है उनसे अलग अलग होते हैं। तो ये एक स्पेशल कंडीशन जो है वो देखने को हमको मिल सकती है, जहां पर दोनों ही कंपोनेंट जो है वो अलग अलग होते हैं। जो उसमें पहले से एल्गी और फंगस के कंपोनेंट है वो भी अलग होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो अन्य जो कंपोनेंट है वो भी अलग, उसके नए जो बनते हैं सिफेलोडियम के जर्मिनेशन से वो भी अलग होते हैं। अब इसीलिए इसको दूसरे लाइकेनों का स्टेराइल थैलस भी कहा जाता है, सिफेलोडियम को कभी कभी। और चौथी जो मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो है आइसीडियम के द्वारा। तो थैलस की जो ऊपरी सतह पर सोरिडिया के समान ही संरचना पाई जाती है। सोरिडिया जो है वो कॉर्टेक्स से नहीं घिरा रहता, बल्कि आइसीडियम जो है वो कॉर्टेक्स से घिरा रहता है। यही दोनों में अंतर होता है। संरचना में लगभग दोनों काफी समान होते हैं, और ये भी जर्मिनेट करके नया लाइकेन का थैलस बनाने में सक्षम होता है।
अगर हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझे तो यहाँ पर ये जो देख सकते हैं, पहली जो संरचना है ये सोरिडियम की संरचना है। ये एक सोरिडियम की संरचना है। तो ये जो सोरिडियम दिख रहा है ये एल्गल सेल माइसिलियम जो होते हैं वो एल्गल सेल को बीच में एब्जॉर्ब कर लेते हैं या बीच में उसके आ जाते हैं और फंगल हाइफी उसको चारों ओर से घेर लेते हैं और इस तरीके से ये जो है वो जर्मिनेट करके नया थैलस जो है वो बना लेते हैं। तो ये जो दिख रहा है पहले जो दोनों एग्जाम्पल है, ये जो है ये एग्जाम्पल है सोरिडियम का। दूसरी जो संरचना दिख रही है यहाँ पर ये सिफेलोडियम है, जिसके थैलस के ऊपरी सतह पर इसका निर्माण हुआ है, जो पेरेंट लाइकेन का थैलस है उससे लगा हुआ है। तो ये इस तरीके से संरचना बनती है जिसे सेफेलोडियम कहते हैं। ये अलग होके जर्मिनेट करके नया थैलस बनाने में सक्षम होता है और उसी तरीके से ये जो संरचना है ये संरचना कहलाती है जो अपर कॉर्टेक्स के ऊपर बनी से आइसीडिया कहते हैं। तो ये आइसीडिया का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है जो कॉर्टेक्स से घिरा हुआ रहता है। ये बाहर से जो लेयर दिख रहा है कॉर्टेक्स से घिरा हुआ है, जबकि ये संरचना कॉर्टेक्स से नहीं घिरा हुआ। यही दोनों में बेसिक अंतर होता है। तो ये भी जर्मिनेट करके नया लाइकेन का थैलस बना लेता है। इसके बाद बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण दूसरा जो रिप्रोडक्शन है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लाइकेन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मुख्य रूप से फंगल कंपोनेंट्स के द्वारा संपन्न होता है। इसमें एल्गल कंपोनेंट का कोई भी योगदान नहीं होता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों का योगदान होता है, लेकिन फंगल कंपोनेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल फंगल कंपोनेंट का योगदान होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया जो है वो एस्कोमाइसिटीज के समान ही होती है, क्योंकि ज्यादातर मेंबर एस्कोमाइसिटीज के होते हैं। तो इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे कार्पोगोनिया कहते हैं। कार्पोगोनिया में एस्कोगोनियम और ट्राइकोगाइन की संरचना पाई जाती है। जो बाहर की ओर निकली हुई संरचना होती है उसे ट्राइकोगाइन कहते हैं और अंदर जो संरचना थैलस के अंदर होती है उनको एस्कोगोनियम कहते हैं। एस्कोगोनियम जो होते हैं वो थैलस पर धंसा हुआ रहता है, ट्राइकोगाइन जो है सतह पर बाहर निकला हुआ रहता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्पर्मोगोनिया कहते हैं और मेल जो गेमिट होता है उसे स्पर्मेशिया कहते हैं। और स्पर्मोगोनिया का विकास जो है वो कार्पोगोनिया के बहुत नजदीक होता है। जब कार्पोगोनिया बन जाता है तो इसका जो मेल गेमिट है वो ट्राइकोगाइन के चिपचिके पदार्थ से ये क्या उसके अंदर अवशोषित हो जाता है, वहां पे चला पहुंच जाता है किसके पास, कार्पोगोनियम में, और वहां जाके ये एक सेल से फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट का निर्माण करता है। तो इस तरीके से संरचना होती है। ये जो संरचना दिख रही है ये संरचना है कार्पोगोनियम की, जो कि अंदर की ओर होता है, और दूसरी संरचना जो दिख रही है ये है स्पर्मोगोनिया की। तो यहाँ से ट्राइकोगाइन स्पर्मोगोनिया इस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती कैसे है इसमें उसकी बात करें तो यहाँ पे तो जैसे ही मेल और फीमेल जो न्यूक्लियाई है उसको एसोसिएशन होता है तो इसके बाद इसमें फ्रूटिंग बॉडी का डेवलपमेंट होता है। तो फ्रूटिंग बॉडी जो होता है वो एस्कोमाइसिटीज के जैसे ही होता है। तो ये जो संरचना आप देख रहे हैं ये फ्रूटिंग बॉडी की संरचना है, जिसमें एपोथेसियम का निर्माण होता है। एक एपोथेसियम बनता है और एपोथेसियम के अंदर बहुत सारे एस्कस का फॉर्मेशन होता है और इस एस्कस के बीच बीच में पैराफाइसिस प्रेजेंट होता है और इस एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो फिलामेंट्स होते हैं, यहाँ पर जो न्यूक्लियाई होते हैं उनके बीच में पहले डाइकैरियोन डिलेमिनेशन होता है, उसके बाद कैरियोगेमी की प्रक्रिया होती है और कैरियोगेमी होने के बाद ये डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस बना लेता है। इन डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस से ही एस्कस का फॉर्मेशन होता है और जब ये एस्कस का फॉर्मेशन हो जाता है तो यहाँ पर मियोसिस की प्रक्रिया होती है और मियोसिस के बाद ये दो मियोसिस की प्रक्रिया होती है जिससे 8 हेप्लॉइड न्यूक्लियाई का निर्माण करते हैं और यही 8 जो हेप्लॉइड न्यूक्लियाई है एक एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं और ये एस्कोस्पोर बाहर जर्मिनेट होते हैं जो नए माइसिलियम का निर्माण करते हैं और ये माइसिलियम के
कंपोनेंट के संपर्क में एल्गल कंपोनेंट आता है और ये दोनों एसोसिएट होकर फिर इस तरीके से लाइकेन का निर्माण करता है। तो इस तरीके से लाइकेन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया जो है वो पूरी तरीके से चलती है। ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमको लाइकेन में देखने को मिलती है। इसके बाद अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें हम लाइकेन की, तो इसका उपयोग जो है वो फूड और फोडर के रूप में करते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है। फूड के रूप में, फोडर के रूप में उत्तरी ध्रुव जो टुंड्रा या पूर्वी साइबेरिया प्रदेश है वहाँ पर लाइकेन जो है वो बहुत प्रमुख वनस्पति का आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे लिकेनोरा, पार्मेलिया, अम्बेलिकेरिया, सिट्रेरिया, ये सब जो कुछ स्पीसीज है इंपॉर्टेंट जो खाने के उपयोग में आते हैं। कुछ लाइकेन पूरे विश्व के विभिन्न भागों में भी खाने में उपयोग होता है, जैसे दक्षिण भारत में पार्मेलिया के कुछ जाति को शिला पुष्प के नाम से जानते हैं, जिसको दक्षिण भारत में खाने के प्रयोग में लाया जाता है। वहीं अगर बात करें कुछ लाइकेन की, तो इसका दूसरा इंपॉर्टेंस हमको मेडिसिन के रूप में देखने को मिलता है। मेडिसिन के रूप में उपयोग होने का सबसे प्रमुख कारण है इसमें कुछ एस्ट्रिंजेंट पदार्थ जो है वो पाए जाते हैं, जिसके कारण यह औषधि के रूप में प्रयोग होता है। लाइकेन के उपयोग बाइल, डायरिया, फीवर, नर्वस डिसऑर्डर, हाइड्रोफोबिया, स्किन डिसीज, ऐसे बहुत सारे जो डिसीज है उनके औषधि के रूप में इनको प्रयोग किया जाता है। जैसे पार्मेलिया परलेटा का उपयोग अपच के लिए, सांप व बिच्छू के विष के उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्लेडोनिया, सिट्रेरिया और पर्टुसेरिया जैसे कुछ स्पीसीज है जिनका उपयोग म्यादी बुखार, और वहीं क्लेडोनिया पिक्सीडेटा जैसे कुछ स्पीसीज है जिनका उपयोग काली खांसी के ट्रीटमेंट में इसका उपयोग हम करते हैं। तो इस तरीके से इसका एक महत्वपूर्ण उपयोग मेडिसिन के रूप में भी किया जाता है। तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो है इसका उपयोग अभिरंजक के रूप में या डाइस के रूप में किया जाता है। तो अनेक जो लाइकेन है वो रंग उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण इसका उपयोग डाई के रूप में प्राचीन काल से ही करते आ रहे हैं। इनसे नाल, नीला, बैगनी आदि जो रंग है वो प्राप्त होता है, जैसे आक्रोलेकिया एंड्रोगाइना जो होता है और आक्रोलेकिया टार्टेरिया, इनसे लाल या गहरा गुलाबी रंग का अभिरंजक प्राप्त होता है। तो वहीं अगर सिट्रेलिया आइसलैंडिका जो होता है उनसे ऑर्चिल नामक नीले रंग का अभिरंजक प्राप्त होता है, जो ऊन को रंगने में काम आता है। इस तरीके से अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसका उपयोग टैनिंग इंडस्ट्री में भी किया जाता है, चर्म शोधन उद्योग में, जैसे सिट्रेरिया आइसलैंडिका और लोबेरिया प्लमोनेरिया जैसे जो कुछ महत्वपूर्ण स्पीसीज होते हैं, इनका उपयोग टैनिंग उद्योग में टैनिंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है। और लाइकेन के थैलस में लिकेनोरिक एसिड तथा इरिथ्रिन पाया जाता है और इनकी जो अमोनिया से क्रिया कराने पर आर्सिन और कार्बोनिक अम्ल प्राप्त होता है, इसलिए ये टैनिंग इंडस्ट्री में महत्वपूर्ण उपयोगी माना जाता है। साथ ही साथ इसका उपयोग कॉस्मेटिक और परफ्यूमरी में भी, सौंदर्य प्रसाधन और इत्र के रूप में भी इसका किया जाता है। एवर्निया और रेमालाइना जैसे कुछ महत्वपूर्ण स्पीसीज हैं जिसमें एसेंशियल ऑयल्स पाया जाता है, जिनका उपयोग कॉस्मेटिक सॉप्स बनाने में किया जाता है। वही अगर हम नेक्स्ट इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसका उपयोग फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन में भी किया जाता है। रूस, साइबेरिया जैसे देशों में क्लेडोनिया रेंजिफेरिना और रेमालाइना फ्रैक्सिनिया जैसे कुछ महत्वपूर्ण लाइकेन्स का उपयोग फर्मेंटेशन करके या आसवन से इसका शराब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। वहीं इसका उपयोग कल्चर मीडिया में भी किया जाता है। लाइकेन को कल्चर मीडिया के प्रमुख घटक के रूप में मानते हैं। इनका उपयोग जो है प्रयोगशाला में फंगस और बैक्टीरिया के कल्चर में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। साथ ही इसके इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी देखने को मिलते हैं कि जैसे कोई बियर रॉक है जिन पर कोई भी वनस्पति का उगना संभव नहीं है,
तो ऐसे में पॉइनियर जैसे जो पॉइनियर स्टेज के रूप में शुरुआती स्पीसीज के रूप में लाइकेन सी ग्रो करते हैं और जिससे वहाँ के मिट्टी में ह्यूमस का निर्माण होता है जो आगे के बड़े पौधों के लिए एक बेस का काम करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हमको देखने को मिलता है लाइकेन की। आई होप ये आप सबको समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।